Yeah, so let's start. I hope my screen is visible to everybody. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so should I start? So, good afternoon, everyone. I will be taking you through this doubt session today. So, we have received many doubts from our enrolled students, and we just want to take them up because बहुत सारी queries ऐसी होती हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में या कुछ डिटेल्स नहीं आ जाती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं. सो आई विल टेक यू थ्रू एंड मैं अपना मोड ऑफ टीचिंग हिंदी इंग्लिश दोनों रखूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों से रिक्वेस्ट आई है कि मैम प्लीज टेक इट इन हिंदी ऑल्सो एंड इंग्लिश मिक्स करके बताइए ताकि हम बेटर समझ पाए. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. एंड कुछ भी डाउट्स हो कुछ हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा so that we don't interrupt anything in between. I will try to cover as much as possible. तो अभी रिसेंटली हमारे पास जो डाउट्स आए थे फॉर दिस डाउट सेशन, आई विल बी टेकिंग अप इकरा एंड पिकरा टुडे जो लास्ट वेबिनार में हमने डिस्कस करा था. हैंड हाइजीन हम लोग ने डिस्कस हैंड हाइजीन को कैसे डॉक्यूमेंट करना है एज आईसीएन. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं हु हैव बीन प्लेस्ड एंड दे आर वर्किंग एज आईसीएन. सो स्पेशली दे हैव आल्सो रिक्वेस्टेड कि हम ऑडिट कैसे कंडक्ट करें, उसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हैंड हाइजीन ऑडिट्स कैसे लेने हैं उसके बारे में बताना है. I will also talk about calculation of rates. This is very important for nurses who are already working as ICN या फिर you are also training to be ICN. तो as a ICN आपका काम होगा, hospital will expect कि आप HAI rates calculate करके उनको दें. So we will discuss about that. Then we will discuss about NABH and JCI compliances. The newer guidelines, how do they differ and उसमें क्या है. Then we had two questions from biomedical waste which I will also take up. एंड एक मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि मैम आईसीएन की इंटरव्यू में क्या पूछते हैं. सो आई विल ऑल्सो टेक दैट क्वेश्चन हियर. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कैसे चीजों को घुमा के पूछ सकते हैं. सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस टुडे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड मोर इम्पोर्टेंटली थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डाउट्स क्योंकि डाउट्स से हम लोग सब और पढ़ने की ट्राई करते हैं एंड वी लर्न सो मच. सो द डाउट्स आते हैं तो दैट मीन्स आप हमारे सेशंस को हमारे जो हमने मटेरियल्स प्रोवाइड करे हैं उनको अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड आप भी अपने करियर के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं जितना कि हम लोग कर रहे हैं. सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एंड आई एम डॉक्टर महक एंड आई विल बी टेकिंग यू थ्रू दिस डाउट सेशन. So let's start with our very first doubt today. That is, first doubt was regarding infection control risk assessment. And basically इसमें मैं इकरा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी. That ICRA is basically a systematic approach to identify, evaluate, and mitigate infection risk during construction, renovation, or maintenance activities in healthcare facilities. सो बेसिकली होता क्या है कि आपने भी देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं रेनोवेशन चलता ही रहता है. अभी आपके सपोजिंग आईसीयू के बगल में ही एक नई बिल्डिंग खड़ी हो रही है एंड नई बिल्डिंग खड़ी होने से बहुत सारी रिस्क होती है जो हम पेशेंट्स को देते हैं एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इन्फेक्शन जब हॉस्पिटल में कोई मेजर या माइनर कंस्ट्रक्शन वर्क या पेंट या कुछ इस टाइप का काम हो रहा है. सो इन सारी चीजों को इकरा एड्रेस करता है. सो बेसिकली इकरा जो है इट इज अ 4 स्टेप प्रोसेस. सो इसमें आपको स्टेप 1 में क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्टिविटी. दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन वर्क जो हो रहा है वो बेसिकली किस टाइप का है उसको आपको सबसे पहले कैटेगराइज करना है. इंस्पेक्शन है या नॉन इन्वेजिव वर्क है, सिंपल पेंट होना है, शॉर्ट टाइप बी स्मॉल स्केल ड्यूरेशन का है कि सिंपल पेंट छोटा सा कहीं कहीं पे पैचेस में होना है. टाइप सी अगर है दैट मीन्स मेजर एक्टिविटी है जिसमें डस्ट जनरेट होएगी. और टाइप डी है कोई मेजर डेमोलिशन या कंस्ट्रक्शन जिसमें आपको स्पोर्स का, फंगस का या इन सारी चीजों का स्प्रेड होने का डर रहता है. ओके, ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस बहुत सारी डर्ट है जो अनक्लीन एरिया से क्लीन एरिया में ट्रांसफर हो सकती है. देन स्टेप 2 जो यहाँ पे आता है, इट कम्स अबाउट पेशेंट रिस्क असेसमेंट. सो बेसिकली यू नीड टू कैटेगराइज पेशेंट ग्रुप्स इनटू लो रिस्क. Low risk, that is your general areas. Medium risk, that is general patient care. हाई रिस्क एरियाज जहाँ पे आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, आईसीयूज का डायरेक्ट इंटरवेंशन है. सपोजिंग आईसीयू के बगल में आईसीयू का एक नया एक्सटेंशन बन रहा है. सो आईसीयू इज ऑलरेडी हाई रिस्क एरिया जहाँ पे आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स भी हैं एंड हाई रिस्क पेशेंट्स है जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स पे हैं. सो ऑल्सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. एंड देन कम्स योर हाईएस्ट रिस्क एरिया, दैट इज योर कीमोथेरेपी वार्ड्स जहाँ पे आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स रहते हैं एंड ऑल द कैंसर पेशेंट्स एंड ऑल दीज पेशेंट्स आर देयर.
फिर इकरा में थर्ड स्टेप पे आपको रिस्क लेवल डिटरमाइन करना है। दैट मीन्स इकरा मैट्रिक्स ये सारे रिस्क के हिसाब से यू हैव टू डिटरमाइन द ओवरऑल रिस्क, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करूंगी, 1 2 3 4, एंड उसके हिसाब से एंड पेशेंट पॉपुलेशन प्रॉक्सिमिटी कि आपका न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क हॉस्पिटल में जिस एरिया में हो रहा है उसके बगल में कौन सी वार्ड है, वो भी आपको ध्यान में रखते हुए स्टेप 4 पे आना है, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स, कि आपको किस लेवल के कंट्रोल्स अपने हॉस्पिटल में लगवाने होंगे। डू यू नीड अ सिंपल क्लीनिंग प्रोटोकॉल, उसी से काम चल जाएगा, या फिर आपको हेपा फिल्टर्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल मेजर्स भी वहां पे लगाने पड़ेंगे। सो दैट इज हाउ वी गो नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज योर इकरा रिस्क क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। सो इसमें क्या है ना, दिस मैट्रिक्स इज बेसिकली इज डिराइव्ड फ्रॉम सीडीसी एंड जेसीआई गाइडलाइंस। सो कंस्ट्रक्शन टाइप जो मैंने आपको शुरू में बताया था, टाइप ए अगर है इंस्पेक्शन, और पेशेंट्स, अगर पेशेंट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, पेशेंट्स लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, या हाईएस्ट रिस्क है, डिपेंडिंग ऑन दिस यू हैव टू एनालाइज। लाइक टाइप बी कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है, स्मॉल स्केल कंस्ट्रक्शन, तो वो किस टाइप के पेशेंट्स के बगल में हो रहा है, किस यूनिट के बगल में हो रहा है, या एडमिन वार्ड में हो रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन टाइप you will classify the construction type and the risk of patients also. अब इस बेसिस पे आप कंट्रोल मेजर्स अपने इंप्लीमेंट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द रिस्क क्लास। नाउ व्हाट इज योर रिस्क क्लास? क्लास 1 कंट्रोल्स आप लगाएंगे, दैट इज एग्जीक्यूट वर्क बाय मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग द डस्ट, इमीडिएटली रिप्लेस द सीलिंग टाइल्स, कंटेन कंस्ट्रक्शन वेस्ट बिफोर ट्रांसपोर्ट, एंड वेट मॉप एंड वैक्यूम विद हेपा फिल्टर करेंगे। सो क्लास 1 कंट्रोल्स आपको लगाने हैं जहां पे आपका मिनिमम मिनिमम वर्क हो रहा है। क्लास 2 कंट्रोल्स जो होते हैं, दे इंक्लूड ऑल दी क्लास 1 मेजर्स प्लस एक्टिव मीन्स टू प्रिवेंट दी डस्ट, लाइक वाटर मिस्ट या वाटर स्प्रेज आप लगवाएंगे। अनसील्ड डोर्स जो है, जो डोर कंस्ट्रक्शन साइट्स में खुल रहे हैं उनको सील करवाएंगे, अनयूज डोर को आप सील डक्ट टेप से करवाएंगे, और एयर वेंट्स को ब्लॉक ऑफ या सील करेंगे, जो भी एयर एसी वेंट्स होते हैं उनको आपको सील करना है। क्लास 3 कंट्रोल्स आप लगाएंगे, कंस्ट्रक्ट एंटी रूम एंड मेंटेन अ नेगेटिव प्रेशर। दैट मीन्स एक बीच में आपको रूम कंस्ट्रक्ट करना है बिटवीन द न्यू कंस्ट्रक्शन एंड द ओल्ड कंस्ट्रक्शन, जहां पे नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होकर सारी डस्ट, कोई भी ऑर्गेनिजम्स, फंगस, मोल्ड सारे फिल्टर आउट हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेशर। देन यू हैव टू सील होल्स, पाइप्स, कॉन्डुइट्स, पंचर, कोई भी ऐसी ओपनिंग है उनको सील करना है। इम्परमिएबल बैरियर बनाना है ड्राई वॉल या प्लाईवुड की हेल्प से, जैसे कोई डोर्स हैं तो या विंडोज हैं उनको आप प्लाईवुड से सील करवा सकते हैं। हेपा और वैक्यूम फिल्टर्स भी वहां पे बैरियर्स लगा सकते हैं। और क्लास 4 कंट्रोल्स आपको लगाने हैं, सपोजिंग कोई मेजर वर्क हो रहा है, डेमोलिशन वर्क हो रहा है, एंड दैट इज नेक्स्ट टू योर आईसीयू। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आईसीयू के बगल में एक नया आईसीयू क्रिएट हो रहा है टू एक्सटेंड योर आईसीयू वर्क। सो इन सच केसेस, या फिर कीमोथेरेपी वार्ड के बगल में एक नया यूनिट बन रहा है, सो ऑल दीज केसेस आपको इसमें क्लास 4 कंट्रोल्स लगाने हैं। सो यू हैव टू आइसोलेट HVAC सिस्टम इन कंस्ट्रक्शन जोन, मेंटेन नेगेटिव एयर प्रेशर, एंड सील कंस्ट्रक्शन एरिया को पूरा सील कर देना है फ्रॉम दी ऑक्यूपाइड एरिया। दैट मीन्स कोई भी उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं रहना चाहिए, एंड मेक श्योर नो एयर इज रिसर्कुलेटिंग फ्रॉम दी आउटसाइड टू दी पेशेंट एरियाज। सो ऑल दिस यू हैव टू इंश्योर इन क्लास 4 एरियाज। तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। आई हैवंट पुट आउट द नेम, एक्चुअली दिस वाज अ मेजर कॉर्पोरेट चेन इन मुंबई, एंड उनका एक 250 बेड टर्शरी केयर हॉस्पिटल था, विच नीडेड टू रेनोवेट इट्स आईसीयू ऑन दी थर्ड फ्लोर वाइल मेंटेनिंग द ऑपरेशंस। अब हॉस्पिटल तो आप बंद कर नहीं सकते हो, तो आप कैसे करोगे इसको? तो उन्होंने एक एंड दिस इसका एक चैलेंज क्या था कि ऑन्कोलॉजी वार्ड, दैट इज योर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के बगल में था। सो उन्होंने कैसे इकरा को असेस करा? एक्टिविटी उनकी टाइप सी हो गई, दैट इज मेजर रेनोवेशन इंक्लूडिंग डेमोलिशन एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। सेकेंड, उनका पेशेंट रिस्क में हाईएस्ट रिस्क था, तो इनके रिस्क क्लास के हिसाब से दे हैव टू यूज दी टाइप 4 मेजर्स जो मैंने आपको बताए थे। मेजर्स इन्होंने क्या क्या यूज करे हैं? कंप्लीट आइसोलेशन विद सील्ड बैरियर्स थे, डेडिकेटेड नेगेटिव प्रेशर रूम बना दिया है, हेपा फिल्टर्स लगा दिए हैं, सेपरेट एंट्रेंस फॉर वर्कर्स कर दी है, दैट मीन्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स जा रहे हैं उनके लिए एक सेपरेट एंट्री है। कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग उन्होंने अपने न्यू यूनिट्स में लगा दी है, एंड डेली फंगल स्पोर काउंट्स दे हैव स्टार्टेड डूइंग। तो इसका रिजल्ट क्या था? देयर वाज जीरो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फेक्शंस ड्यूरिंग द 6 month पीरियड। So this was a very good way in which this was implemented. So this is a practical example of ICRA in action. Now there is one word which is PICRA, that is proactive infection control.
रिस्क असेसमेंट. सो हाउ इज पिक्रा डिफरेंट फ्रॉम इकरा? प्रोएक्टिव नाम से ही पता पड़ जाता है कि होने से पहले ही हमने कुछ ऐसा सोच लिया या कुछ ऐसे मेजर्स ले लिए कि हमको पहले ही हमने रिस्क असेसमेंट करके पहले ही मेजर्स ले लिए बेसिकली. So PICRA is conducted before the construction begins during the planning and design phase. So unlike ICRA, which focuses on the controlling risk during construction, PICRA aims to design out infection risk entirely. So PICRA means कि आप proactively पहले ही जब आप डिजाइन कर रहे हैं तभी आप इस टाइप से डिजाइन कर दे रहे हैं कि आप इन्फेक्शन रिस्क को मिनिमाइज कर दे रहे हैं. सो NABH 6th edition, specifically new edition जो है, it really emphasizes on PICRA as a proactive approach that involves infection control teams early in facility planning. So facility planning सिर्फ admin का काम नहीं रह गया है. As an infection control nurse आपको भी बुलाया जा सकता है as infection control team part. ओके. एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिंसिपल्स यू हैव टू टेल देम, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता होगा इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिंसिपल्स, तो आपको उनको बताने होंगे बोथ इन इकरा एंड पिकरा कि इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ड्यूरिंग द बिल्डिंग डिजाइन इटसेल्फ, एंड ताकि आपकी फ्यूचर की भी रिस्क कम रहे और ऑपरेशनल चैलेंजेस कम आए. Now, what are the differences between ICRA and PICRA? So basically, ICRA is a reactive approach. जो आपने भी देखा, it is conducted when construction renovation is about to begin or is underway. While PICRA क्या है? Proactive approach है. नाम से ही पता पड़ रहा है, proactive है, and it is conducting during the design. जब layouts बन रहे हैं तभी plan हो जा रहा है. रिस्क कंट्रोल इकरा का फोकस रहता है. दैट मीन्स हम रिस्क तो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए, क्योंकि डेमोलिशन वर्क हो रहा है, पेंट वर्क हो रहा है, तो ऑलरेडी रिस्क इज देयर. आप रिस्क को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं वो आप इकरा में कर रहे हैं, और पिकरा में आप रिस्क को एलिमिनेट ही कर दे रहे हैं. दैट मीन्स आप जब डिजाइन बना रहे हो तभी आप रिस्क को प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस लगा के रिस्क को हटा ही दे रहे हो, एलिमिनेट कर दिया आपने रिस्क को. देन इकरा इज बेसिकली अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग. तो इमीडिएट कुछ कंस्ट्रक्शन नीड्स पड़ गई कहीं पे, सील ये आपकी क्या बोलते हैं, वेटिंग वेट हो रही थी, आपकी वॉल्स खराब हो रही थी, तो सीपेज आ रही थी, उन सारे इश्यूज को आपको डील करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग है. एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेसिकली पिकरा के अंदर आपकी रहती है, एंड इट इंश्योर्स इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज बिल्ड इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट मीन्स आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया कि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स नहीं लेने पड़ रहे हैं. नाउ कमिंग टू पिकरा. तो पिकरा के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक्सक्यूज मी. सो पिकरा इज बेसिकली HVAC सिस्टम डिजाइन होता है इसमें. दैट इज यू हैव टू प्लान अप्रोप्रिएट एयर चेंजेस पर आवर. ACH जिसको हम बोलते हैं, प्रेशर रिलेशनशिप्स पॉजिटिव नेगेटिव, कहाँ पे किन रूम्स के बाहर आपको नेगेटिव प्रेशर सिस्टम देना है. जहाँ पे आप ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को एडमिट रखेंगे, कोविड के मरीज को एडमिट रखेंगे, उनके बाहर आपको नेगेटिव प्रेशर एक रूम देना होगा ताकि उनका इन्फेक्शन बाहर नहीं आए. जहाँ पे आप सैंपल लेंगे ट्यूबरकुलोसिस का, दे विल बी कफिंग एक्टिवली. सो ये सारे रूम्स आपके नेगेटिव प्रेशर रूम्स होने चाहिए, एंड NABH ऑडिटर्स ऑल्सो कम एंड चेक दीज रूम्स. सो आपको पता होना चाहिए HVAC सिस्टम डिजाइन इसी हिसाब से होना चाहिए कि किन रूम में आपके रेस्पिरेटरी पेशेंट्स रहेंगे, एंड हाउ कैन यू कंट्रोल दैट. देन ICUs ऑल्सो रिक्वायर 12 एयर चेंजेस मिनिमम, ताकि इतने एयर चेंजेस हो, आपका इन्फेक्शन रिस्क मिनिमम रहे. एयरबॉर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम्स नीड मोर देन 12 ACH with negative pressure. So basically, that should be your HVAC system design. Then comes your hand hygiene accessibility. So basically, position alcohol based just a minute, sorry. Yeah. So basically, position alcohol based hand rubs या dispensers आपने देखे होंगे कि ICU के जो आउटसाइड रूम होता है वहां पे भी होते हैं, अंदर घुसते हैं आप तो वहां पे भी होते हैं. सो अल्कोहल डिस्पेंसर्स एंड हैंड वॉशिंग सिक्स स्ट्रेटेजिकली आपको ऐसे रखने हैं एवरी पॉइंट ऑफ केयर पे, एवरी रूम एंट्रेंस पे, हाई ट्रैफिक जोन्स में. एंड NABH ऑल्सो रिक्वायर्स हैंड हाइजीन फैसिलिटी विद इन 5 मीटर ऑफ पेशेंट केयर. सो जब भी आप प्रोएक्टिव प्लानिंग कर रहे हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन टीम के साथ, आपको उनको बताना है कि मुझे 5 मीटर्स डिस्टेंस में हैंड वॉशिंग स्टेशन चाहिए सबके लिए. सो दिस इज व्हाट यू शुड टेल. आप इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की तरह आपको बताना है पेशेंट्स एडमिन टीम को. देन आता है आपका वर्क फ्लो एंड जोनिंग. दैट मीन्स यू हैव टू डिजाइन सेपरेट क्लीन एंड डर्टी रूम्स जहां पे यूनि डायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से साफ जा भी रहा है और गंदा कपड़ा जा रहा है, साफ कपड़ा बाहर आ रहा है. डर्टी यूटिलिटी रूम्स शुड नॉट बी एडजेसेंट टू क्लीन यूटिलिटी. सो इन सबको क्लियरली सेपरेट रखना है. वाटर सिस्टम सेफ्टी में आपको पॉइंट ऑफ यूज फिल्टर्स लगाने हैं फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड यूनिट्स. डेड लेग एलिमिनेशन करना है, अप्रोप्रिएट वाटर टेम्परेचर मेंटेन करना है ताकि लेजिनेला या कोई भी वाटर बॉर्न इन्फेक्शन नहीं हो.
ओके, देन व्हाट एल्स यू कैन डू इज सरफेस मटेरियल्स जो होते हैं उनको आपको सेलेक्ट करने में हेल्प करना है. नॉन पोरस, सीमलेस, इजीली क्लीनेबल सरफेस रखनी है वॉल्स के लिए, फ्लोर्स के लिए, काउंटर टॉप्स के लिए, जो आपके टेबल टॉप्स होते हैं उनको ऐसा नहीं रखना है कि वुड का बनवा दिया बहुत अच्छा, बहुत महंगा भी बनवा दिया, और उनको अब हम क्लीन कर रहे हैं तो वो गीले हो जा रहे हैं, उसमें खुद में ही फंगस होने का चांस हो गया है. सो यू हैव टू क्लीन देम एंड कीप देम नाइसली. देन आइसोलेशन रूम डिजाइन आपको इंक्लूड, यू हैव टू इंक्लूड एंटी रूम अप्रोप्रिएट डोर टाइप्स रखने हैं, सेल्फ क्लोजिंग डोर्स होने चाहिए, बाथरूम साथ में होने चाहिए, एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए डॉनिंग एंड डॉफिंग पीपीई के लिए, ताकि जो इन्फेक्शन जो केयर टेकर है, जो नर्सेज हैं, वो वहीं पे आराम से चेंज कर सके. आइसोलेशन रूम्स होने चाहिए. एंड द मिनिमम 12 स्क्वायर फीट जो है ऑक्यूपेंसी स्पेस होनी चाहिए एज पर दी एनएबीएच गाइडलाइंस. सो दैट इज अबाउट योर इकरा एंड पिकरा. बेसिकली इकरा हम कैसे रिस्क को, आपको एज ए आईसीएन आपको बहुत बार पूछा जा सकता है कि इकरा का क्या मतलब है, आप कैसे रिस्क कंट्रोल लगाएंगे, एंड पिकरा का क्या मतलब है इन द हॉस्पिटल प्लानिंग ओनली, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं. देन कमिंग टू हैंड हाइजीन ऑडिट प्रोटोकॉल्स, तो मेरे पास बड़े सारे इसके क्वेश्चंस आए थे कि मैम हम आईसीएन जैसे दे हैव पास्ड आउट एक्चुअली, एंड फ्रॉम द 3 months courses are very 3 of our very dear students, and in the 6 months ICN program हम लोग सारी शीट्स वगैरह फिल करना सिखाते हैं, बिकॉज 6 months में 3 months लाइव सेशंस चलते हैं जिसमें हम ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं, उनसे नर्सेज से शीट्स भी फिल कराते हैं. सो बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि मैम हम ऑडिट कैसे करें, ऑडिट कब करना है, हमें ऑडिट शीट कैसे भरनी है, रेट्स कैसे निकालनी है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी. सो हैंड हाइजीन एज अ आईसीएन, आपको हैंड हाइजीन को बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं करना है. हैंड हाइजीन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. सो हैंड हाइजीन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मिस ही नहीं कर सकते. नाउ WHO's 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन जो होते हैं, दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ योर ऑडिट प्रोसेस. तो आपको ऑडिट कैसे कंडक्ट करना है वो मैं अभी बताऊंगी. एनएबीएच 6th एडिशन जो है वो मैंडेट करती है रेगुलर हैंड हाइजीन ऑडिट. जब भी असेसर्स आएंगे आपकी ऑडिट शीट जरूर जरूर चेक करेंगे, ठीक है. सो 80% कंप्लायंस वो टारगेट करते हैं. अगर आप जेसीआई हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हैं तो 90% कंप्लायंस मस्ट है. सो आपको ऑडिट शीट्स कैसे भरनी है, ऑडिट कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एज आईसीएन आपसे वो पूछ भी सकते हैं. ओके. सो व्हाट आर दी WHO's 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, ये तो आप सबको पता ही होंगे एज ए इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स. फर्स्ट इज मोमेंट 1, दैट इज बिफोर टचिंग द पेशेंट. देन आपकी मोमेंट 2 आती है, दैट इज बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर. देन आपकी मोमेंट 3 आती है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर एनवायरमेंट. फिर आपकी मोमेंट 4 आती है, दैट इज आफ्टर टचिंग द पेशेंट. एंड मोमेंट 5 आती है आफ्टर टचिंग दी पेशेंट सराउंडिंग्स. ओके. सो ये सारी मोमेंट पे एज अ आईसीएन आपको ये सारी मोमेंट्स चेक करनी है कि स्टाफ इन सब मोमेंट्स पे हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. नाउ हैंड हाइजीन ऑडिट एज अ आईसीएन आप कब करेंगे. सो प्रिपेयर, फर्स्ट आपको करना है प्रिपेयर फॉर द ऑब्जर्वेशन. तो आप अपना एरिया सेलेक्ट करिए. सबसे पहले आईसीयू में करेंगे, वार्ड में करेंगे, ओटी में करेंगे. मिनिमम 20 मिनट सेशन होता है आपका. तो 20 मिनट्स के लिए आप पैसिव ऑब्जर्वेशन करेंगे, बता के नहीं करना है. अगर आप बता के करेंगे तो सब लोग कॉन्शियस हो जाएंगे, सारे मूवमेंट्स फॉलो करेंगे जो भी आपने ट्रेनिंग दी है. आपको बिना बताए एज ए सिंपल ऑब्जर्व करना है, और शो नहीं करना है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी और से बात आप कर रहे हैं पर आप स्टाफ को ऑब्जर्व जरूर कर रहे हैं, ठीक है. And you have to ensure you have the WHO audit form. WHO audit forms already downloadable होते हैं. आप हॉस्पिटल्स में हैं तो आप वहाँ पे WHO से डाउनलोड करके उनको यूज कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल्स की स्टैम्प सिग्नेचर लगा के. देन यू हैव टू पोजिशन योर सेल्फ डिस्क्रीटली, जो मैं आपको बता रही थी कि बता के नहीं करना है, चुपचाप से ऑडिट करना है. Then you have to observe the opportunities. So you have to watch all the healthcare workers for hand hygiene opportunities based on these 5 moments. Every opportunity and every instance should be documented. हर स्टाफ की ये 5 इंस्टेंस हमेशा डॉक्यूमेंट करने हैं. ओके. देन रिकॉर्ड योर एक्शंस. सो यू मार्क वेदर हैंड हाइजीन वाज परफॉर्म्ड और नॉट, टिक या क्रॉस, ये आपको मार्क करना है. ईच अपॉर्चुनिटी आपको ट्रैक करनी है. नोट द मेथड यूज्ड, हैंड हैंड रब करा था या सोप एंड वाटर से वॉश करा था. फिर आपको कंप्लायंस कैलकुलेट करनी है. एक्सक्यूज मी. कंप्लायंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आप यूज करेंगे, कंप्लायंस परसेंटेज इक्वल टू एक्शन परफॉर्म्ड डिवाइडेड बाय टोटल अपॉर्चुनिटीज इनटू 100.
So you have to record professional category, department and session details on the form. That means आपने कोई आईसीयू नर्स को ऑडिट करा, आपने जो डॉक्टर को ऑडिट करा, आपने सीनियर नर्स को ऑडिट करा, आपने वार्ड इंचार्ज को ऑडिट करा, आपने पैरामेडिकल स्टाफ को ऑडिट करा, या आपने कमांडिंग जो कंसल्टिंग डॉक्टर थे उनको ऑडिट करा. So you have to record for whom you are documenting, and you have to document the professional details on the form. Then you have to give positive feedback. फीडबैक आपको देना है इन अ पॉजिटिव वे. फॉल्ट फाइंडिंग की तरह कभी भी फीडबैक नहीं होता कि मैंने तो आपकी 5 बार ऑडिट करा, आपका सारे टाइम पे इतना कम कंप्लायंस है. सो यू हैव टू शेयर द शीट्स, उनके साथ ऑब्जर्वेशन शेयर करनी है. आपकी परसेंटेज कितनी थी, कंप्लायंस परसेंटेज. इफ यू फील दे नीड अ रीट्रेनिंग, यू हैव टू गिव अ रीट्रेनिंग. आपको साइंटिफिक फैक्ट दिखाने की एक्चुअली हैंड हाइजीन से कितने परसेंट इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है. आप ये सब फैक्ट्स दिखाओगे तो लोग अपने आप फॉलो करेंगे, सर्जन अपने आप फॉलो करेंगे, है ना. सो आपको ऑन द स्पॉट करेक्शन करना है, एंड इमीडिएट ऑन दी स्पॉट करेक्शन करना है, एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग आपको शेड्यूल करनी है. सो यहाँ पे मैं ना एक सैम्पल हैंड हाइजीन ऑडिट फॉर्म आप लोग को दिखा रही हूँ. सपोजिंग दिस इज द डेट दैट यू हैव डॉक्यूमेंटेड. मैंने ICU 2 में ऑडिट करा एंड नर्स को ऑडिट करा. ड्यूरेशन ऑफ द सेशन मिनिमम 20 मिनट्स है, मैंने आपको बताया है. तो आपने उसको 28 अपॉर्चुनिटीज शी हैड व्हाइल यू वर ऑडिटिंग हर इन दिस 20 मिनट पीरियड. एक्शंस उन्होंने कितनी बार हैंड हाइजीन फॉलो करा, 24%. तो कंप्लायंस परसेंटेज आपने फॉर्मूला से निकाला, एंड दिस वाज ऑडिटेड बाय अ सीनियर ICN. ओके. फिर सपोजिंग सेम ऑडिट आपने वार्ड 3A में करा डॉक्टर के साथ, एंड डॉक्टर हैड अ अपॉर्चुनिटी ऑफ 15 टाइम्स. एक्शंस उन्होंने 11 टाइम परफॉर्म करा, तो उनकी कंप्लायंस परसेंटेज 73 टाइम्स है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डॉक्यूमेंट इन योर फॉर्म. एंड टारगेट कंप्लायंस जो मैंने आपको पहले भी बताया है, NABH के लिए मोर देन 80% कंप्लायंस मैंडेटरी है. तो जहां भी आपकी लेस देन 80% आ रही है, आपको वहां पे ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग देके उसको क्लोज करना है. नाउ व्हाट नॉट टू डू एज अ ICN. आपको कभी भी ऑडिट अनाउंस करके नहीं लेना है कि आज मैं ऑडिट कर रही हूँ, अदरवाइज एवरीबडी विल गेट कॉन्शियस. इनएडिक्वेट सैंपल साइज नहीं लेना है. दैट मीन्स 5 to 10 अपॉर्चुनिटीज नहीं करनी है, मिनिमम 20 अपॉर्चुनिटीज आपको देनी है सब सब जिसको भी आप ऑडिट कर रहे हैं. सिंगल कैटेगरी पे फोकस नहीं करना है. दैट मीन्स सिर्फ नर्सेस को ऑडिट कर लिया, डॉक्टर्स को छोड़ दिया, पैरामेडिकल स्टाफ को छोड़ दिया. आपको सबको ऑडिट करना है, इंक्लूडिंग हाउसकीपिंग स्टाफ. एंड टाइमिंग आपको सिर्फ डे टाइम नहीं करना है, आपको नाइट एंड इवनिंग शिफ्ट में भी ऑडिट करना है. नाउ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है कि मतलब आपको बता के नहीं करना है, चुपचाप धीरे से आप किसी और से बात कर रहे हैं, यूर साइलेंटली ऑब्जर्विंग. एडिक्वेट कवरेज होनी चाहिए. दैट इज एम फॉर 20 to 30 अपॉर्चुनिटीज. मिनिमम 200 पर डिपार्टमेंट पर मंथ इज अ मैंडेट फॉर स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी. सो ये फिगर आप बांध लीजिए एज अ ICN. मिनिमम 200 पर डिपार्टमेंट आपको करनी है. कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, दैट मीन्स इंक्लूड ऑल प्रोफेशनल कैटेगरी, सब सब सारे डिपार्टमेंट, सारी कैटेगरीज के लोग आपको ऑडिट करने हैं. एंड शिफ्ट रोटेशन, दैट मीन्स सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे नहीं ऑडिट करना है, इवनिंग और नाइट पे भी ऑडिट होना जरूरी है. बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना, इन्फेक्शन सिर्फ मॉर्निंग में ट्रांसफर होता है, शाम को और रात को नहीं होता है. सो यू हैव टू ऑडिट थ्रू आउट ऑल शिफ्ट, थ्रू आउट ऑल 24 hour पीरियड. Then coming to our next question, actually, that was regarding calculation of HAI rates. So जब आप इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के जैसे वर्क करेंगे, आपके हॉस्पिटल आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप HAI रेट्स उनको कैलकुलेट करके दें मंथली बेसिस पे. एंड ऑल्सो व्हेन NABH विल कम फॉर ऑडिट टू योर हॉस्पिटल एज अ ICN, आपकी ड्यूटी बनेगी उनको ये सारी रेट्स दिखाने के लिए. ठीक है. सो एक्सक्यूज मी. हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन सर्वाइलेंस जो है, इट इज अ कॉर्नर स्टोर ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोग्राम्स. एंड बेसिकली इसमें आपको सो जस्ट आई वांट टू आस्क इफ देयर आर एनी डाउट्स, या कुछ भी आपकी कुछ क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा. वी विल टेक देम अप वन बाय वन, एंड ऑल्सो वी कैन टेक देम अप इन द नेक्स्ट आउट सेशन. सो इफ यू हैव एनीथिंग, प्लीज कीप टाइपिंग इन द चैट बॉक्स. सो रेट्स को कैसे कैलकुलेट करना है, बेसिकली हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन सर्वाइलेंस आपको करनी होती है एज अ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स. एंड NABH जो है 6th edition में भी, पहले भी, दे रिक्वायर हॉस्पिटल टू कैलकुलेट एंड ट्रैक डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन रेट्स लाइक क्लैप्सी, कॉटी, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी होती है एज अ ICN. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन रेट्स. तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवाइस डेज इनटू 1000. ठीक है. ये फॉर्मूला आपको एज अ ICN याद होना चाहिए. आप कहीं पे लिख के चिपका लीजिए, अपनी जहां पे भी आपकी डेस्क है उसके ऊपर चिपका लीजिए. यू कैन नॉट मिस दिस फॉर्मूला.
Secondly, I will also be sharing the recording of this PPTs and voiceovers on our YouTube channel. तो आप वहाँ पे भी जाके इन सारी recordings को repeatedly दे सकते हैं, देख सकते हैं whenever you are stuck in calculating these rates, because बहुत मुश्किल होता है इनको ना याद रखना. So बार बार आप इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा. फिर जैसे आप अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, एक बार आप करना सीख जाएंगे तो आप यू कैन डू इट वेन एवर. तो तब तक आप इस पीपीटी को भी इसकी रिकॉर्डिंग्स को भी आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, और इनको भी आप स्क्रीनशॉट खींच के अपने टेबल के आगे लगा सकते हैं, सो दैट यू ऑलवेज रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज. एज अ आईसीएन आपको ये करना होगा. ठीक है. सो नंबर ऑफ डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवाइस डेज इनटू 1000. तो ये फॉर्मूला जो है वो कॉटी, क्लैप्सी, वैप कैलकुलेशंस पे सब पे अप्लाई आप कर सकते हैं. रेट हम एक्सप्रेस करते हैं इसलिए 1000 डिवाइस डेज. रेट इज एक्सप्रेस पर 1000 डिवाइस डेज, विच इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है फॉर कंपेयरिंग फ्यूचर इन्फेक्शन रेट्स. एंड इंटरनेशनली हमारी कितनी रहनी चाहिए वो भी हमें यहाँ से मिलता है. डिवाइस डेज जो होते हैं दे रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ डेज दैट द पेशेंट आर एक्सपोज टू दी स्पेसिफिक डिवाइस. सपोजिंग कैथेटर कितने दिन लगा रहा, वेंटिलेटर कितने दिन लगा रहा, सो ऑल दीज थिंग्स. तो इसमें Sorry. न्यूमरेटर आपको क्या. यस. Hello, ma'am. यस. Ma'am, your screen is sharing only half screen. One side is not visible. Yeah, that side. ओके. I can see the half formula. Okay, sorry. Yeah, Give me 1 minute. I will share it again. yeah. So, okay. So sorry. Now let me know how much is visible. I have put it on in the smaller mode actually. Yeah, तो ma'am. अभी Now it's now It it is is clear. visible, Yeah, ma'am. it's visible now. आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, प्लीज जूम इन कर लीजिएगा. Yeah, सो no problem, ma'am. ओके. सो अभी आपको Yeah. समझ में आ रहा है. विल स्टार्ट. सो डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन रेट्स हम कैसे निकालते हैं ना. number of device associated number of device associated infections divided by number of device days into 1000. ठीक है. सो ये फॉर्मूला आपकी सारी रेट्स पे अप्लाई होगा, कॉटी, क्लैप्सी, वैप के लिए. एंड न्यूमरेटर में इसको आपको लेना है काउंट ऑफ इन्फेक्शंस विच डिफाइन द क्राइटेरिया. ठीक है. सपोजिंग जैसे सीडीसी या जो भी उसकी गाइडलाइंस है उस हिसाब से आपको देखना है कि सच में इन्फेक्शन था या नहीं था. दैट इज नंबर ऑफ पेशेंट्स विद कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई इन जनवरी. आप जनवरी की अगर रेट्स निकाल रहे हैं, सो नंबर ऑफ पेशेंट्स हु हैड यूटीआई इन जनवरी. डिनोमिनेटर में आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ डिवाइस डेज. सो अगर मैं यूटीआई के लिए लूं तो डिवाइस डेज फॉर ऑल दी कि कितने कितने लोगों को कितने दिन के लिए कैथेटर लगा रहा, मैं सबका डेज काउंट करूंगी टोटल, और उसको मैं डिनोमिनेटर में लगाऊंगी. दैट इज टोटल कैथेटर डेज फॉर ऑल पेशेंट्स इन जनवरी. ओके. देन उसको मल्टीप्लाई फैक्टर हमको 1000 से करना है, बिकॉज दैट इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द रेट. नेक्स्ट स्लाइड इज विजिबल ना. ओके. Yes, ma'am. ओके. सो कॉटी कैलकुलेशन का डिटेल्ड एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है आपको, जैसे कि मेडिकल आईसीयू इन जनवरी 24 का मैंने निकाला है. तो ड्यूरिंग जनवरी स्टेप 1 आप सबसे पहले क्या करेंगे, आईसीयू में 4 पेशेंट्स थे हु डेवलप्ड कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई मीटिंग द सीडीसी क्राइटेरिया. तो आपको क्या करना है, दैट मीन्स सीडीसी क्राइटेरिया मीन्स उनका पॉजिटिव यूरिन कल्चर था, दैट मीन्स प्रॉपर केस डेफिनेशन ऑफ यूटीआई में वो फिट हो रहा है कि पॉजिटिव कल्चर था विद दिस मेनी कॉलोनीज, सिम्टम्स थे, और कैथेटर इन प्लेस था फॉर मोर देन 2 कैलेंडर डेज. तो ये मेरा हो गया केस. तो 4 लोगों को कॉटी हुआ था जनवरी में. स्टेप 2 में मैंने क्या करा, कैथेटर डेज लगा ले. पेशेंट ए को कैथेटर लगा रहा 5 दिन के लिए, पेशेंट बी को 8 दिन के लिए, पेशेंट सी को 3 डेज के लिए. तो ऐसे में सारे पेशेंट्स का कैलकुलेट कर लूंगी. सो सपोजिंग टोटल कैथेटर डेज मेरे आ रहे हैं 620 कैथेटर डेज. तो अप्लाई द फॉर्मूला हियर. सॉरी. काइंडली म्यूट योर सेल्फ प्लीज.
रुको ना, मैं बिल्कुल भी भागा मारूंगी बस Please यार, kindly कितना टाइम। mute yourself. You are interrupting the session. वन So, पे करो। anyways, हम कॉटी रेट कैसे निकालेंगे? So, I have divided 4 by 620 into 1000. Okay. So, that is your 6.45 per 1000 catheter days. So, that is giving you the infection rate. अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? अ कॉटी रेट ऑफ 6.45 पर 1000 कैथेटर डेज मींस कि एवरी 1000 डेज पेशेंट have urinary catheter, approximately 6 to 7 catheter associated infection occurs. So that means मैंने अगर 1000 डेज के लिए मैं कैथेटर लगा रही हूँ तो उसमें से 6 to 7 लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड अकॉर्ड फॉर अ मेडिकल आईसीयू ये रेट बहुत ज्यादा है, इट शुड नॉट बी मोर देन 3 एज पर दी एनएबीएच गाइडलाइन। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द रेट। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, आपको सबसे पहले निकालना है कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ, फिर कितने लोग कैथेटर पे थे कितने दिन के लिए, उस सबका प्लस करना है, दोनों को डिवाइड करना है, इनटू 1000 करना है, दैट विल गिव यू अ कॉटी रेट। ये रेट आपको हर महीने निकालनी है और आपको नेशनल और इंटरनेशनल बेंचमार्क से कंपेयर करना है। जैसे मैंने बताया कि कॉटी का रेट जो है वो लेस देन 3% होना चाहिए। अगर आपका मोर देन 3% आ रहा है जैसा कि हमारा यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं इन्फेक्शन प्रिवेंशन गलत हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप स्टाफ को वापस से ट्रेनिंग देंगे इम्प्रूवमेंट इन कैथेटर इंसर्शन टेक्निक के लिए, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स के लिए, हैंड हाइजीन के लिए, इंडिकेशंस ऑफ कैथेटराइजेशन के लिए कि बिना बात तो कैथेटराइज नहीं करे। ऑल दीज थिंग्स यू विल ट्रेन एंड रीट्रेन अंटिल योर रेट कम्स डाउन टू 3। सो कॉटी रेट्स मस्ट एनएबीएच गाइडलाइंस के हिसाब से कॉटी रेट आपको मंथली कैलकुलेट करनी है सारे आईसीयूज के लिए, एंड एनालिसिस शुड बी प्रेजेंटेड क्वार्टरली टू द इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी मीटिंग। ओके, एंड अगर आपकी रेट्स ज्यादा आ रही है तो आपको कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। देन कमिंग टू योर नेक्स्ट स्लाइड, कमिंग टू योर क्लैप्सी कैलकुलेशन। सो क्लैप्सी कैलकुलेशन भी मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसको इजी करने के लिए एक एग्जांपल दिया है। तो आपको क्लैप्सी पहले तो आइडेंटिफाई करना है, रिव्यू ऑल पॉजिटिव ब्लड कल्चर रिपोर्ट्स, फिर उनमें क्राइटेरिया आप लगा दीजिए कि लैब कंफर्म्ड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होना चाहिए व्हेन कैथेटर लाइन वाज इन प्लेस फॉर मोर देन 2 कैलेंडर डेज, है ना, विद नो अदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दैट वाज प्रेजेंट। तो आपको 3 कंफर्म्ड केसेस मिले क्लैप्सी के अपनी यूनिट में। फिर आपने फॉर्मूला लगा दिया 3 इन्फेक्शन प्लस 892 लाइन डेज, टोटल लाइन डेज आपने वैसे ही कैलकुलेट कर लिए कि कितने पेशेंट्स कितने दिन के लिए सेंट्रल लाइन पे रहा। सो आपका जो आ रहा है इसमें 3.36 आपका आ रहा है पर 1000 सेंट्रल लाइन डेज। सो रेट ऑफ 3.36 जो है वो एक्सीडिंग द बेंचमार्क है। क्लैप्सी की आपकी रेट 1.1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो व्हेन नाउ अगेन व्हेन द रेट इज कमिंग हाई, आपको फिर से आपको स्टाफ को ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे सेंट्रल लाइन कैथेटर अगर आप लगा रहे हैं, लाइन मेंटेनेंस कैसे करनी है, उसको क्लीन कैसे करना है, इंसर्शन प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए। सो दैट इज हाउ यू विल ट्रेन दी स्टाफ अगेन। Then coming to your VAP calculation days, so this is and again a practical example. Mixed medical surgical ICU में हमने करा है मार्च 24 में। So आपने total mechanically ventilated patient 67 थे, patient who developed VAP were 5 patients. So आप कैसे निकालेंगे? 5 divided by total ventilator days जो हमारे यहाँ पे 1245 थे, into 1000 आप करेंगे 4.02 आ गया। So this is your ventilator infection per मंथ। अब क्या है, सीडीसी क्राइटेरिया फॉर वैप क्या होता है जो हमने आईसीएन में पढ़ाया भी है, दैट इज पेशेंट शुड बी ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर मोर देन 2 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट। सेकेंडली, न्यू और प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेट्स ऑन चेस्ट एक्सरे अगर आपके हो, प्लस एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग होने चाहिए, फीवर मोर देन 38 डिग्रीज, ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोपीनिया, पुरुलेंट सिक्रीशंस अगर पेशेंट के आ रहे हो, इसमें से कोई भी 2 साइंस पॉजिटिव होने चाहिए, प्लस अ पॉजिटिव कल्चर फ्रॉम दी ट्रेकियल एस्पिरेट और बाल। सो ये सारी डेफिनेशंस आप फुलफिल करेंगे तब आप पेशेंट को वैप के क्राइटेरिया में फिट करेंगे। नाउ बेंचमार्क अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे, सो वैप रेंजेस फ्रॉम 1 to 2.5 पर 1000 वेंटिलेटर डेज। सो योर लेवल 4.02 इज अगेन कमिंग हाई। तो आपको स्टाफ को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, वापस ट्रेनिंग देनी है, उनको बताना है कि हेड एंड एलिवेट करके रखना है, डेली सेडेशन वेकेशन देनी है, ओरल केयर जरूरी है डेली, एंड डीवीटी एंड पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलैक्सिस आपको चेक करनी है। सो एज अ आईसीएन योर रोल इज नॉट ओनली द कैलकुलेशन, इनको कैलकुलेट करके आपको मंथली एंड क्वार्टरली तो प्रेजेंट करना ही है, उसके अलावा आपको इन रेट्स को नेशनल और इंटरनेशनल बेंचमार्क्स के अंदर भी रखना है। सो अगर आपकी रेट्स कहीं पे ज्यादा आ रही है, नो प्रॉब्लम,
उसको छुपाने का नहीं ट्राई करना है. यू हैव टू ट्रेन योर स्टाफ. हो सकता है हैंड हाइजीन कंप्लायंस पुअर हो सकता है वो बेड एंड एलिवेट ही नहीं कर रहा हो, तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करना है, सो दैट इन्फेक्शन रेट्स इन योर हॉस्पिटल डिक्रीज. Then coming to SSI calculation, that is your surgical site infection calculation. So इसमें unlike device associated infection, surgical site infection rates जो होती हैं, they use surgical procedure, not device days as the denominator. ठीक है? So इसमें device days नहीं आएंगे. Denominator में आप देख सकते हैं number of surgical procedures मैंने लिखा हुआ है. ठीक है? And SSI surveillance requires a 30-day follow-up for most surgeries and 90-day follow-up for surgeries involving implants. सो 30-day फॉलोअप नॉर्मल सर्जरी में और 90 डेज फॉलोअप अगर कोई इम्प्लांट अगर लगा हुआ है. सो एसएसआई रेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स इनटू 100. सो अगर सुपरफिशियल इंसिशनल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन अकर्स विद इन 30 डेज, इन्वॉल्व्स ओनली द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. इसके साइंस क्या क्या है? पुरुलेंट डिस्चार्ज है, पेन है, टेंडरनेस है, लोकलाइज स्वेलिंग है, रेडनेस या हीट है. डीप इंसिशनल एसएसआई कब आप बोलेंगे? इन्फेक्शन अकर्स बिटवीन 30 to 90 डेज अगर कोई इम्प्लांट है तो, एंड इट इन्वॉल्व्स द डीप टिश्यूज. पुरुलेंट ड्रेनेज अगर है, डीप इंसिशन है, फीवर है, लोकलाइज्ड पेन या एब्सेस है तो. और ऑर्गन या स्पेस एसएसआई आप कब बोलेंगे? व्हेन इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी डीपर देन द फेशिया मसल लेयर्स दैट वाज ओपन मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर. मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ एसएसआई होता है ऑर्गन या स्पेस एसएसआई. Now, SSI calculation, I have given one example here. Supposing this is the example of orthopedics department in Q1 in 2024, that is January to March में. So मैंने प्रोसीजर टाइप लिखा है, टोटल प्रोसीजर्स लिखे हैं और एसएसआई केसेस लिखे हैं. दैट मीन्स हमारे पास हिप रिप्लेसमेंट टोटल 85 हुए, उसमें से 3 केसेस को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुआ था. सिमिलरली मैंने सारे प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंट करा है. सो टोटल मेरे पास 11 एसएसआई केसेस थे और टोटल प्रोसीजर्स मेरे पास 317 हुए थे. सो आई विल डिवाइड 11 बाय 317 इनटू 100 में कर रही हूँ, तो 3.47 मेरी रेट आ रही है. ऐसे मैं हर सर्जरी की भी अलग निकाल सकती हूँ. तो आपने हर सर्जरी की अलग निकाली. सो व्हाट वाज द एनालिसिस एज अ आईसीएन फ्रॉम दिस डेटा? यू एनालाइज दैट ओपन फ्रैक्चर रिपेयर का हाईएस्ट एसएसआई था, विच इज ओके ऑल्सो, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर्स में बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन भी रहता है, तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन काफी कॉमन होता है. एंड एसएसआई बेंचमार्क फॉर हिप या नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज 1 to 1.5 के बीच में रहना चाहिए, जो कि हमारे हॉस्पिटल में ज्यादा आ रहा था, तो हमने इसीलिए उसको कम करने का ट्राई करा. So as a ICN hospital associated infection rate calculation में बहुत सारे common errors होते हैं जो आपको avoid करने हैं. एक तो होता है incomplete case findings. That means कि वो case है ही नहीं, फिर भी आपने उसको बिना complete definition के, जैसे वैप की आपने complete criteria तो follow ही नहीं करा, उसको infection categorize कर दिया, या फिर सिर्फ lab के basis पे आपने उसको UTI declare कर दिया. So आपको सारी reports मिलानी है, सारे evidences मिला के उसको पहले case की तरह classify करना है, फिर उसको लेना है. डिवाइस डे को आपको करेक्टली काउंट करना है. रॉन्ग डिनोमिनेटर नहीं लेना है. दैट मीन्स टोटल पेशेंट डेज नहीं लेने हैं, कितने डेज वो डिवाइस पे था वो ही डेज लेने हैं. एंड डू नॉट अप्लाइंग द सीडीसी डेफिनेशंस. दैट मीन्स आप केस डेफिनेशन जो ले रहे हैं दैट मस्ट बी एक्यूरेट एंड एज पर दी गाइडलाइंस. तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है. Now, another very interesting question I got from Pranjal, that ICN job interview preparation हम कैसे करें, and क्या क्या कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है. सो इन माय एक्सपीरियंस व्हाट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, या हम लोग जिस बेसिस पे आईसीएंस को रिक्रूट करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जॉट डाउन करने की ट्राई करे. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्चुअली, प्रांशुल. सो लैंडिंग योर फर्स्ट इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स पोजीशन में ऑल्सो आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज के अलावा आपको अंडरस्टैंडिंग और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी रखनी होगी, बिकॉज एज अ आईसीएन आप ट्रेनर भी हो गए अपने हॉस्पिटल में. यू नो यू हैव टू ट्रेन योर स्टाफ फॉर दी प्रोटोकॉल्स, कैसे ट्रेन करते हैं. सो योर कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना कि हैंड हाइजीन करनी है, आप डांट के तो नहीं करा सकते. सो व्हाट मेथड्स यू विल यूज, वो सारे मेथड्स आपको ध्यान रखने हैं. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी है during the interview. So I have just tried to jot down some of the questions. So first was, what is the role of infection control nurse? Most commonly पूछते हैं. So इसमें there are some points which I have highlighted in red जो आपको पता होना चाहिए. So infection control nurse का काम सिर्फ सर्वाइलेंस के लिए होता है,
इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स भी आपको बनानी होती है, ऑडिट्स भी आपको करने होते हैं, जैसे मैंने हैंड हाइजीन ऑडिट के बारे में डिटेल में बात करी। प्लस आपको स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी होती है, और अगर कोई भी आउटब्रेक होता है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन आपको प्रॉपरली करनी होती है। यू ऑल्सो हैव टू असिस्ट इन NABH एंड JCI ऑडिट्स। Along with this, data analysis आपको आना चाहिए, जो मैंने अभी सिखाया है। So your data analysis should be complete and documented at the correct time. Then secondly, बहुत commonly पूछा जाता है, how would you handle an outbreak of multi drug resistance organism in the ICU? तो ICU में अगर कोई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म का केस आ रहा है तो आप क्या क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? सो यू कैन आंसर, सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लगाएंगे, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस फॉर द अफेक्टेड पेशेंट्स, उनको आइसोलेशन में रखेंगे। डेडिकेटेड इक्विपमेंट जो है उनको डेजिग्नेट करेंगे, ताकि वो इक्विपमेंट बाकी स्टाफ या बाकी पेशेंट्स के लिए हैंडल नहीं हो रहा है, PPE का प्रॉपर यूज हो रहा है, ये चेक करेंगे। उसके बाद आप एक्टिव सर्वाइलेंस कंडक्ट करेंगे। Thirdly, you will identify the source जहाँ से इन्फेक्शन फैला था, एंड देन आप कल्चर्स एंड कोहोर्टिंग पे ध्यान देंगे। देन यू विल गो टुवर्ड स्टाफ एजुकेशन एंड स्टाफ ट्रेनिंग, एंड फाइनली इन द एंड आप डेटा एनालिसिस करने बैठेंगे कि ये क्यों हुआ और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते थे। Now third question is, what is the difference between cleaning, disinfection, sterilization? ये बहुत commonly पूछा जाता है questions, ये हम लोग भी अपने sessions में काफी डिटेल में बताते हैं। So cleaning is basically जो visible soil and dust है उसको आप remove कर रहे हैं with soap and water. First step है जहाँ पे आपका 80% reduction infection control का हो जाता है. Then comes your disinfection. Disinfection actually kills most pathogenic microorganisms except spores. And then comes your basically sterilization, जिसमें आप autoclave कर रहे हैं and you are killing out all these spores also, mycobacteria also. So then comes your sterilization. Then sometimes Spalding classification आपसे पूछी जा सकती है. So Spalding classification आपको पता होनी चाहिए, which Spalding classification actually categorize करती है medical devices को based on their infection risk. जैसे क्रिटिकल आइटम्स होते हैं जो कि स्टेराइल या वैस्कुलर टिश्यू को एंटर करते हैं, दे रिक्वायर स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इम्प्लांट्स हो गए, सो इनको हमेशा ओटी से पहले स्टरलाइज करा जाता है ऑटोक्लेव में. सो दैट इज योर क्रिटिकल आइटम्स. देन कम्स योर सेमी क्रिटिकल आइटम्स, जो कि इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं. दे रिक्वायर हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन, लाइक योर एंडोस्कोप, लैरिंगोस्कोप, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जा रहे हैं. एंड देन कम्स योर नॉन क्रिटिकल आइटम्स, जो कि इंटैक्ट स्किन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, जैसे कि आपका स्टेथोस्कोप हो गया, ब्लड प्रेशर कफ हो गए. सो इनको they require low level of disinfection. So this is your Spalding classification जो commonly पूछी जाती है. Then comes the question, how do you ensure compliance with infection control practices among resident staff? So you know, बहुत बार आपको अपनी प्रैक्टिस में ऐसा मिलेगा, आपसे सीनियर नर्सेज हैं या आपसे सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो आपने उनको हैंड हाइजीन के लिए बता तो दिया पर वो फॉलो नहीं करेंगे. सो आप उनको कैसे आप बोलेंगे कि आप फॉलो करिए? सो अगर मैं उनको फेस टू फेस क्रिटिसाइज करूंगी, सो दे विल नेवर लिसन टू मी बिकॉज आई एम जूनियर टू देम. सो उनको हमको अपने कॉन्टैक्ट में कैसे लेना है, अब हमारी बात वो माने. एज ए इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स आपको प्यार से अपनी बात मनवानी है. सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द बैरियर, कि उनको आता ही नहीं है, देयर मस्ट बी अ नॉलेज गैप, या फिर उनको आता है पर वो अग्री नहीं करते हैं. सो आपका पहला काम रहता है उनको ट्रेन करना. सेकेंडली, अगर वो ट्रेनिंग से नहीं मानते हैं तो आप उनको डेटा दिखाइए कि हैंड हाइजीन से 80% इन्फेक्शन वहीं रिड्यूस हो जाते हैं. देन दे विल सी कि हाँ, मेरे सर्जिकल पेशेंट्स में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये तो सच में फॉलो करने की चीज है. सो दैट इज हाउ यू शो साइंटिफिक एविडेंस एंड टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस. और उसके बाद आप ऑडिट करके उनको आगे बता सकते हैं. सो दैट इज सिंपल बिहेवियर चेंज एज अ ICN आपको अपने राउंड्स में, अपने प्रैक्टिस में लाना है. इसके अलावा देर आर सम क्वेश्चंस विच आर लाइक, व्हाट आर दी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस? ये आप लोग को पता ही होते हैं. एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस गिवन फॉर सर्जरी, तो ये आपको पता होनी चाहिए. सर्जिकल एंटीबायोटिक जो है, इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 60 मिनट्स बिफोर द इंसिशन. वैंकोमाइसिन के केस में 120 मिनट्स बिफोर करते हैं, या फ्लोरोक्विनोलोन्स में भी. और एंटीबायोटिक्स 24 आवर्स पोस्ट सर्जरी कंटिन्यू हो जानी चाहिए. कार्डियक सर्जरी में 48 आवर्स बाद एंटीबायोटिक्स डिसकंटिन्यू हो जानी चाहिए. ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए. सो दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है. देन रूट कॉज एनालिसिस कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. देन दे विल ऑल्सो आस्क यू, हैव यू फेस्ड एनी NABH और JCI ऑडिट अर्लियर? आपका एक्सपीरियंस कैसा था?
देन दे आस्क यू हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर वर्क व्हेन एवरीथिंग एल्स इज अर्जेंट। अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो आप कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे कि क्या पहले करना है एज आईसीएन। सो यू कैन ऑलवेज से इन दिस कि मैं रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉलो करूंगी, जिस जिस प्रोसीजर से सबसे ज्यादा रिस्क है उसको मैं सबसे पहले स्टेप डाउन करने की ट्राई करूंगी। सो यू नो एज अ आईसीएन रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एंड यू शुड बी डूइंग दैट। देन कम्स योर प्रोटोकॉल रिगार्डिंग दी कई बार ना स्टार मेथड या बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं आपसे, कुछ आपको सिचुएशन दे देते हैं, देन दे आस्क यू कि एज अ आईसीएन आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू कन्विंस समवन टू चेंज देयर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस। सो इसमें मैं जैसे अभी भी आपको दे रही हूँ, अभी भी मैं दे रही हूँ सिचुएशन लाइक किसी ने बोला ड्यूरिंग माय क्लिनिकल प्रैक्टिस अ सीनियर सर्जन कंसिस्टेंटली रिफ्यूज टू परफॉर्म सर्जिकल हैंड स्क्रब फॉर फुल 5 मिनट्स क्लेमिंग हिज 2 मिनट टेक्निक वाज एडिक्वेट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हो सकता है व्हेन यू आर जूनियर वर्किंग विद अ सीनियर। तो एज अ जूनियर आईसीएन ऑन द फ्लोर राउंड्स आई नीडेड टू एड्रेस दिस नॉन compliance and while to ensure patient safety and protocol adherence। तो उन्होंने क्या करा, आई रिसर्च दी WHO गाइडलाइंस एंड उन हॉस्पिटल्स एसएसआई रेट्स, फिर वो डेटा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रेट्स उन्होंने हॉस्पिटल की एनालाइज करी, उन उस डेटा को उन्होंने प्रेजेंट करा एंड रिजल्ट क्या था, द सर्जन आल्सो अप्रिशिएटेड द डेटा। दे सेड कि यस वी कैन आल्सो इम्प्रूव आवर पेशेंट आउटकम्स बाय दिस। सो बेसिकली दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस कि आप ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे। सो दीज आर दी कॉमन क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। Now, then I got a question about NABH 6th edition ICN documentation and data management. So basically NABH जो है, it's chapter IPHS, that is infection prevention, hospital safety and facility management. It contains the detailed requirement for infection control program. And as a ICN, you are responsible for maintaining these records. So you have to make sure that all the data is there on time. सो असेंशियल एनएबीएच इन्फेक्शन कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी। एज अ आईसीएन आपको ये सारा डेटा प्रेजेंट करना होता है इन द मीटिंग्स। सो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। सो एज अ आईसीएन आपकी रिक्वायरमेंट्स इसमें रहती हैं, आईसी प्रोग्राम स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी मेंबर लिस्ट, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के जॉब डिस्क्रिप्शंस पूरी टीम के, देन आपके प्रोग्राम का स्कोप, ऑब्जेक्टिव और एनुअल प्लान जो आपको अपडेट करना है, मीटिंग मिनट्स, दैट इज मंथली मिनिमम मीटिंग मंथली होनी चाहिए, जो मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी मीटिंग्स में भी बताया है। एंड उसकी डॉक्यूमेंटेशन, मिनट्स ऑफ मीटिंग, एनुअल आईसी रिपोर्ट आपके पास, अचीवमेंट्स एंड योर चैलेंजेस, डेटा ट्रेंड्स, वो सारा अवेलेबल होना चाहिए। फिर आपको अपनी पॉलिसीज भी रखनी है, प्रोसीजर्स भी रखने हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव आईसी मैनुअल आपके पास होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होने चाहिए, हैंड हाइजीन पॉलिसी होनी चाहिए, स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल, एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स, एनी आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, बीएमडब्ल्यू रूल्स आपके पास होने चाहिए, एंटी माइक्रोबियल स्टुअर्डशिप पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। Then comes your surveillance data reports, that is monthly HAI rates, आपकी कॉटी क्लैप्सी वो सारी आपके पास होनी चाहिए यूनिट वाइज, हैंड हाइजीन कंप्लायंस मंथली होनी चाहिए, एनवायरमेंटल कल्चर रिपोर्ट्स होनी चाहिए, एंटीबायोटिक कंजम्पशन डेटा, ये सारे डेटा आपको सर्वेलेंस में प्रेजेंट करने हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिकॉर्ड सबके होने चाहिए कि एनुअल आईसी ट्रेनिंग प्लान फॉर स्टाफ आपका बना हुआ होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होना चाहिए रेगुलरली, एटलीस्ट 6 मंथली आप स्टाफ का कॉम्पिटेंसी असेसमेंट लेंगे, रेगुलर ट्रेनिंग उनकी मंथली डॉक्यूमेंट होगी। प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग नॉलेज गैप्स, आप ट्रेनिंग शीट्स आपको, उनकी क्वेश्चनर शीट्स आपको दिखानी होगी। ऑडिट एंड मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स आपको दिखाने होंगे, दैट इज हैंड हाइजीन ऑडिट फॉर्म्स, कंप्लायंस रिपोर्ट्स, ये सारी सीएसएसडी प्रोसेस इंडिकेटर्स, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस का आपने क्या लिए वो सारे आपको डॉक्यूमेंट करके दिखाने होंगे। देन ऑल्सो एक्सपोजर एंड इंसिडेंट रिकॉर्ड्स वो लोग चेक करेंगे कि नीडल स्टिक इंजरीज कितनी थी, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या दिया, बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर कितना था, फॉलो अप सीरोलॉजी कहाँ है, स्टाफ इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स। तो एज अ आईसीएन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज रिकॉर्ड्स जो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट करे हैं स्लाइड में, एंड आपको दिखाने होते हैं। नाउ मंथली दिस इज अ सैम्पल एज अ आईसीएन, आपको ना इस टाइप से अपनी मंथली आईसीयू एचएआई रिपोर्ट फॉर्मेट्स दिखानी होंगी, बाकी जगह की भी आप ऐसे दिखा सकते हैं। आई टेकन आईसीयू फॉर एग्जांपल हियर। तो आपको ऐसे दिखाना है टोटल आईसीयू एडमिशंस, सपोजिंग इस करंट मंथ में कितने थे, प्रीवियस मंथ में कितने थे,
टोटल पेशेंट डेज कितने थे, दैट मीन्स हर पेशेंट कितने दिन के लिए एडमिट रहा, वो टोटल आप कैलकुलेट करके प्लस करेंगे, सो दैट विल गिव यू टोटल पेशेंट डेज। कॉटी केसेस कितने थे, कॉटी केसेस कितने थे और कैथेटर डेज कितने थे, डिपेंडिंग ऑन दैट मैंने कॉटी रेट निकाली हुई है। सो लाइक दिस यू विल कैलकुलेट ऑल दी रेट्स, एंड इस तरह से आपको अपना डेटा प्रेजेंट करना होता है और डॉक्यूमेंट करना होता है। तो ये सब आप एक्सेल शीट में बना सकते हैं इन फॉर्मेट्स में, और इस तरह से आप अपना ट्रेंड भी मॉनिटर कर सकते हैं। देन कम्स योर NABH कंप्लायंट इन्फेक्शन कंट्रोल फॉर्मेट्स जो आपके साथ होने चाहिए। दैट मीन्स आपके पास अपना हैंड हाइजीन ऑडिट फॉर्म होना चाहिए, जो WHO ऑडिट फॉर्म से आप डॉक्यूमेंट करके अपने हॉस्पिटल के लिए बना सकते हैं। एनवायरमेंटल राउंड चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए। BMW ऑडिट फॉर्म आपके पास होना चाहिए। SSI सर्वाइलेंस फॉर्म होना चाहिए। सेंट्रल लाइन इंसर्शन बंडल चेकलिस्ट होनी चाहिए, और शार्प इंजरी रिपोर्ट फॉर्मेट्स होना चाहिए। सो बेसिकली ये सारे वो कॉमन रिपोर्ट फॉर्मेट्स है जो ऑडिट के टाइम पे जरूर चेक होते हैं। सो ये सारे फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स एज ए ICN आपके पास होनी भी चाहिए बने हुए, और फील्ड फॉर्मेट्स भी होने चाहिए ऑडिटर को दिखाने के लिए। सो आप एज अ ICN अपनी NABH इन्फेक्शन कंट्रोल फाइल कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? सबसे पहले आप फाइल्स बनाइए जिनमें आप अपना प्रोग्राम स्ट्रक्चर देते हैं। दैट मीन्स योर पॉलिसीज, जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी मीटिंग्स, कौन कौन उसमें मेंबर्स हैं, वो सारी चीजें। देन आप रखिए अपने पॉलिसीज एंड SOP, उनकी कंट्रोल कॉपीज। देन आप रखिए अपना सर्वाइलेंस डेटा, जो सर्वाइलेंस आप मंथली कंडक्ट कर रहे हैं वो सारा डेटा आप उसके साथ रखेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। देन आप अपने ऑडिट रिकॉर्ड्स अपने साथ रखिए, जो आप हैंड हाइजीन ऑडिट कर रहे हैं, जो अदर ऑडिट्स दैट यू आर कंडक्टिंग, द अदर ट्रेनिंग्स दैट यू आर कंडक्टिंग, ऑडिट्स आप डॉक्टर्स का, नर्सेस का, हाउसकीपिंग स्टाफ का, जो भी ऑडिट आप कर रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करिए, बिकॉज यू हैव टू शो दीज फील्ड फॉर्म्स टू दी NABH ऑडिटर्स एंड असेसर्स। एंड उसके बाद सेक्शन 5 में आप अपने ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स दे रखिए। दैट मीन्स आपने स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को जो भी ट्रेनिंग दी विद देयर प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट फॉर्म्स, वो सारे ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स आप रखिए। सो इसमें एक टिप है जो NABH ऑडिट के टाइम पे आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो ड्यूरिंग एक्रेडिटेशन सर्वेज असेसर्स जो यूजुअली आते हैं, दे कंडक्ट डॉक्यूमेंट ट्रेसर्स। तो वो क्या करते हैं, वो रैंडमली एक कोई सर्जिकल पेशेंट सेलेक्ट कर लेंगे, एंड उसकी सारी प्री ऑप एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, इंट्रा ऑप डॉक्यूमेंट, पोस्ट ऑप वुंड असेसमेंट, SSI सर्वाइलेंस, और इवन उसका फॉलो अप चेक करेंगे। सो दैट मीन्स वो कोई भी एक पेशेंट उठा के आपकी फाइल्स जो है पुरानी चेक करेंगे कि उसमें आपने एंटीबायोटिक पॉलिसी जो आपने डॉक्यूमेंट कर रखी है वो आपने अडहेयर करी नहीं करी। सो इस तरह से आपका जो फाइलिंग सिस्टम है, यू मेक श्योर कि ऑडिट के टाइम पे आप जो भी केस ऑडिटर पिक कर रहे हैं उनको आप 2 to 3 मिनट्स में उनका ये सारा डेटा रिट्रीव कर सके, उनकी फाइल्स में सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जो मैंने अभी डिस्कस करी है। यस, सो मैं बता रही थी, मेरे पास दो क्वेश्चंस वापस आए थे रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट। सो इसमें दो क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ ब्लड बैग्स, एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ शार्प्स जो हम करते हैं उसमें हमें हाइपोक्लोराइड यूज करना चाहिए या नहीं। सो मैंने दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे एड्रेस करा है। सो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग 2016 के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, विच हैव ऑल्सो बीन अमेंडेड इन 2018 and also then again in 2021. So basically rules amend होते रहते हैं, and we should keep our knowledge updated. So let's come to the blood bag disposal, क्योंकि blood bag disposal थोड़ा सा confusing है because there are two categories in blood bags. So I hope my screen is visible and my voice is clear. Okay, great. Yes. So blood bag disposal के अंदर yes. So coming to our next slide, that is blood bag disposal, I will give you a step-by-step protocol. So basically, immediate post-transfusion, after the blood transfusion is complete, you have to disconnect the blood bag from the IV line using proper technique.
do not squeeze out the residual blood from the bag. Handle it gently to prevent splashes and aerosol generation. So जब भी आपका blood bag use हो गया है, उसको आपको कभी भी squeeze नहीं करना है. उसकी जो भी tubings हैं, उनको आपको अलग निकाल लेना है. And do not squeeze it, otherwise you will cause spill या फिर आप aerosols generate कर देंगे. Then आप blood bag को पहले inspect करिए. Check that the blood bag has liquid more than 50 ml उसमें residual volume है या less than 50 ml residual volume है. Depending on this, you will categorize कि वो किस टाइप के वेस्ट में डिस्कार्ड होएगा. So you have to inspect the blood bag, उसमें वॉल्यूम कितना बचा हुआ है. Now listen carefully, उसको आपको कैसे करेक्टली सेग्रीगेट करना है. अगर जो लिक्विड प्रेजेंट है वो मोर देन 50 ml है, सो आपको उसको रेड बैग में डिस्कार्ड करना है. रेड बैग में क्यों डिस्कार्ड करना है? क्योंकि आपका रेड बैग ऑटोक्लेव होके डिस्कार्ड होएगा. व्हेन इट हैज ब्लड मोर देन 50 ml, दैट मीन्स उसके अंदर बहुत सारी अभी भी कुछ इट मे हैव एनी इन्फेक्शियस मटीरियल, एनी इन्फेक्शियस वायरस, बिकॉज इट हैज ब्लड. तो जैसे कि आपके वैक्यूटेनर्स या ब्लड कंटेनिंग मटेरियल कुछ भी प्लास्टिक का आपका रेड बैग में डिस्कार्ड होता है, आपको उसको रेड बैग में डिस्कार्ड करना है, बिकॉज आपका रेड बैग ऑटोक्लेव होके ही डिस्कार्ड होता है. सो दैट इज वाई यू विल डिस्कार्ड अ फिल्ड रेड बैग इनटू द रेड कंटेनर. सेकेंडली, अगर आपका ब्लड बैग एम्प्टी या नियरली एम्प्टी है, लेस देन 50 ml है, तो आप उसको येलो बैग में डिस्कार्ड कर सकते हैं. येलो कैटेगरी की तरह, दैट इज कैटेगरी 1 की तरह उसको फर्दर डिस्कार्ड किया जाएगा. Now also you have to secure the disposal container. So you ensure that bag जहां भी आप place कर रहे हैं वो color coding उसकी proper है, and never overfill the bag. जब भी आपका कंटेनर 3/4 फुल हो गया है, आपका येलो डस्टबिन है, आपका रेड डस्टबिन है, जब भी वो 3/4 से ज्यादा फिल्ड है, उसको आपको डिस्कार्ड के लिए बोलना है जीडीए को. मेक श्योर कि आप उसमें ओवरफ्लो नहीं करा रहे हैं. एंड थर्डली, आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बिल्कुल एडिक्वेट होना चाहिए. एज अ आईसीएन, मेक श्योर दैट योर स्टाफ इज फॉलोइंग दिस. ब्लड बैग डिस्पोजल जो है वो आपको अलग से बीएमडब्ल्यू रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है, अलॉन्ग विद योर डेट, पेशेंट आईडी, ब्लड प्रोडक्ट का टाइप क्या था, बैग वॉल्यूम कितनी थी, और डिस्पोजल कैटेगरी आपने रेड में करा या येलो में करा. सो एक्चुअली दिस विल ऑल्सो क्रिएट अ ऑडिट ट्रेल. सो एज अ आईसीएन आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना है कि ब्लड बैग्स को किस तरह डिस्पोज करते हैं एंड उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं. Now actually, some facilities when we go for audits, so many facilities ना वो incorrectly discard कर रही होती है. सारे blood bags को कभी yellow में डाल दे रही होती है. We go so many times, there are incorrect posters everywhere. So basically this violates the BMW rules, and please volume के हिसाब से blood bag को discard करना होता है. So thank you very much actually for putting up this question, क्योंकि ये कभी भी clear नहीं होता है. एंड जब भी वॉल्यूम मोर देन 50 है तो रेड में जाएगा, क्योंकि रेड बैग आपका ऑटोक्लेव होके जाता है. एंड जब भी वॉल्यूम लेस देन 50 है तो येलो में जाएगा. प्लीज इस चीज को डॉक्यूमेंट करके याद रखिएगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन दैट आई रिसीव्ड वाज रिगार्डिंग द यूज्ड नीडल्स, कि यूज्ड नीडल्स को हमें कैसे डिस्कार्ड करना है, एंड उनको ड्राई में करना है या हाइपोक्लोराइड में करना है. सो प्लीज रिमेंबर, हाइपोक्लोराइड में डिस्कार्ड करना वाज अ ओल्ड प्रैक्टिस. New BMW rules do not require hypochlorite to be filled in your sharp container. तो जो भी आपके शार्प कंटेनर होते हैं, आई एम श्योर आप लोग सबने शार्प कंटेनर देखे होंगे, जो व्हाइट या ट्रांसपेरेंट टाइप के पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स होते हैं, जिनमें ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग्स होती है जिसमें आप अपनी नीडल्स को एज सच या कोई भी शार्प को एज सच डिस्कार्ड कर देते हैं. सो उनमें आपको हाइपोक्लोराइट कभी नहीं भरना है. You just have to discard the needles or any other sharp like that, और कभी भी उस कंटेनर को ओपन नहीं करना है. जब वो कंटेनर 3/4 फिल हो जाए, या फिर उनमें एक लाइन भी होती है, जब भी वहां तक फिल हो जाए तो उसको क्लोज करके आपको एज इट इज डिस्कार्ड करना है. So basically, current practices only allows dry discarding. कभी भी हाइपोक्लोराइड में उसको नहीं डालना है. हाइपोक्लोराइड में क्यों नहीं डालना है? क्योंकि हाइपोक्लोराइड का अर्लियर इट वाज इनटू प्रैक्टिस, पर बाद में देखा गया कि कुछ भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था. सेकेंडली, हाइपोक्लोराइड से स्प्लैश भी हो रहा था. दैट मीन्स जो भी आप उसमें डाल रहे हैं, आप फ्रेश नीडल डाल रहे हैं, सो इट माइट splash out the fluid onto your face, onto your table. So that is why you should remember कि हाइपोक्लोराइड उसमें नहीं डालना है. एंड आज की डेट के ऑडिट में आप हमेशा ये बोल सकते हैं दैट वी आर यूजिंग ड्राई कंटेनर्स. ओके, देन डू नॉट रिकैप द नीडल. नेवर रिकैप द नीडल. आप सिरिंज से उसको होल्ड करके डायरेक्टली व्हाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डाल दीजिए. कभी भी पंक्चर प्रूफ कंटेनर ऊपर तक या ब्रिम तक फिल्ड अप नहीं होना चाहिए. मेक श्योर इट इज डिस्कार्डेड टिल आफ्टर इट इज 3/4 फुल. ओके,
सो दैट इज योर क्वेश्चन रिगार्डिंग हाइपोक्लोराइड और ड्राई कंटेनर. तो हमेशा उसको ड्राई में ही डालना है. दिस विल कॉन्स्टिट्यूट योर कैटेगरी 4 वेस्ट विच इंक्लूड योर शार्ट्स इंक्लूडिंग नीडल्स, स्कैल्पल, ब्लेड्स. तो विदाउट केमिकल डिसइंफेक्शन आप इनको डिस्कार्ड कर सकते हैं इजीली. सो बेसिकली हाइपोक्लोराइड वाज अ प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट जो अब हम फॉलो नहीं कर रहे हैं. So here actually BMW segregation, I have given a short slide here because all of you know yellow, red, white and blue के अंदर क्या जाता है. बहुत बार ऑडिट्स में एक कॉमन फाइंडिंग रहती है कि ब्लैक के ऊपर भी वो लोग बायोहजार्ड का साइन लगा के रखते हैं. सो मेक श्योर आपके ब्लैक डस्टबिन जो है उन पे आपको बायोहजार्ड के साइन की जरूरत नहीं है. उन पे आप बायोहजार्ड का साइन नहीं लगा रहे हैं. सो दिस इज अ कॉमन ऑडिट ऑब्जर्वेशन. जो अननेसेसरी बायोहजार्ड साइंस है वो मत लगाइए प्लीज. Now coming to our last two questions, which were again very interesting questions, कि how to become a good ICN. And this question came in yesterday only. So मैंने आपको बड़ी सारी लिस्ट दे दी है जो आपके जॉब इंटरव्यूज में भी डिस्कस की जाएगी. आज जो मैंने सारा पढ़ाया है, आज जो मैंने ऑडिटिंग के बारे में बताया है एंड हाउ टू कन्वे दी ऑडिट फाइंडिंग्स, कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत रखनी है क्योंकि आप ऑडिट में अगर किसी किसी को भी क्रिटिसाइज करेंगे या आप आईसीएन की प्रैक्टिसेस हैंड वॉशिंग की अपने हॉस्पिटल्स के अंदर लाना चाहेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको रेजिस्ट करना चाहेंगे. सो एज अ आईसीएन आपका रोल रहेगा उनको करंट नॉलेज देने का, उनको सही नॉलेज देने का, उनको ट्रेन और रिट्रेन करने का एविडेंस बेस्ड वे में. दैट मीन्स आप अपने हॉस्पिटल का एविडेंस दिखाएंगे कि जब उन्होंने हैंड हाइजीन प्रॉपरली फॉलो करी या अदर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस फॉलो करी तो सच में आपके हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट्स कम आए. एंड दैट इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस. दैट इज हाउ आप ज्यादा स्टाफ को जो आपके साथ में काम कर रहे हैं अपने अपने अंडर में उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं. एंड दैट इज हाउ यू कैन बिकम अ गुड आईसीएन बाय एक्चुअली डिक्रीजिंग द हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट्स. सो आपको इन सारी रेट्स पे फोकस करना है. एंड today I have also discussed your ICN checklist, how to be a good ICN. तो आपकी इकरा एंड पिकरा पे मास्टरी होनी चाहिए. थैंक यू सुमनप्रीत फॉर पुटिंग अप दिस क्वेश्चन. हैंड हाइजीन एंड हैंड हाइजीन ऑडिट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए. एक्यूरेट एचएआई कैलकुलेशंस होनी चाहिए. एनएबीएच डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए. प्लस डॉक्यूमेंट्स इस तरह से अरेंज होने चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है कि आप 2 to 3 मिनट्स में उसको रिट्रीव कर सके ताकि जो भी ऑडिटर आ रहे हैं वो इजीली आपके काम को देख सके और अप्रिशिएट कर सके. थर्डली आपका BMW कंप्लायंस बहुत प्रॉपर होना चाहिए बिकॉज दिस इज वन थिंग दैट ऑडिटर्स डू नॉट मिस आउट. अगर आपकी BMW कंप्लायंस नहीं है, आपके स्टाफ गड़बड़ डस्टबिन में डिस्कार्ड कर रहे हैं, सो एनएबीएच ऑडिटर्स टेक दिस एज अ वेरी मेजर फाइंडिंग और इसको कभी भी एक्सक्यूज नहीं करते हैं. तो मेक श्योर आपकी BMW ट्रेनिंग रीट्रेनिंग चलती रह रही है इसके ऊपर. एंड थर्डली इंटरव्यू कॉन्फिडेंस. आप अगर ये सब अच्छे से पढ़ेंगे, आप सेशंस अच्छे से लेंगे तो अपने आप में आ जाएगा. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे मैंने डिस्कस करे हैं. एंड मोर ओवर रिमेंबर दैट स्टार थ्योरी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, दैट हाउ यू कैन फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स, उसको कैसे आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल. एंड वन क्वेश्चन वाज देयर, that is it mandatory for ICN to control all infections? So yes, I will answer that question here, that yes, it is mandatory to control and document all types of infection by ICN. So as a ICN आपका रोल सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है, उसको करेक्टली डॉक्यूमेंट भी करना है. क्योंकि एज अ ICN ऑडिट के टाइम पे या कोई भी आगे आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो हाउ विल यू रीचेक इट, हाउ विल यू नो इट कि आपने किस चीज में अचीव करा, किस चीज में आपका फ्लॉप शो रहा. सो यू नीड टू डॉक्यूमेंट इट ताकि आप आगे भी सेम गलती नहीं कर सके. So yes, as a ICN, you have to document and control all types of infection that are occurring in the hospital. So this is all for today's doubt session. And so basically your journey to ICN excellence starts now. And remember, just remember that infection control is not just about following the rules. It is about protecting healthcare workers and communities from preventable harm. That means infection control हम कर सकते हैं और ऐसा harm जो हम prevent कर सकते हैं. So basically इसी को आपको prevent करना है. And every hand hygiene movement you should champion. Every HEI you prevent and every protocol you implement makes a real difference in patient outcomes. So अगर patient infection rates आप control करेंगे, so that will really make a difference in your overall hospital
outcome. And basically infection prevention is not expensive, but the infection is really expensive. So अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके हॉस्पिटल की तरफ से भी, पेशेंट की पॉकेट में भी, यू आर ऑल्सो बर्निंग अ होल गिविंग हिम ऑल द एंटीबायोटिक्स, IV and supportive care. So basically infection prevention is something which you can really do, and उसको आपको अच्छे से implement करना है. So really thankful to our active students who have put out all these questions, to Tannu, Asha Dash, Pranjul, Pooja Rawat, Shiba, Muba, Sarla Chandrakant, and Saguna and Swapnil, Jessie, Abhistam, Sarita, Shivam. So thank you to all our ICN students who have put up all these questions. एंड हम लोग ये सेशंस हर महीने लेते हैं, तो जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज आप अपने काउंसलर्स के थ्रू हम तक जरूर पहुंचाइए. वी विल बी रियली हैप्पी टू सॉल्व देम. So thank you so much from Global A1 Institute of Paramedical Sciences. कुछ questions हैं, so you can put it up and you can ask us, or you can put it up in the chat box. Also, please join our sessions जो हमारे sessions हम लोग लेते रहते हैं. Any other thing, please let me know. So I had a question here कि मैम कोई बुक खरीदने की जरूरत है क्या? सो बुक एज सच आपको खरीदने की जरूरत नहीं है. यू शुड बी अवेयर ऑफ द NABH गाइडलाइंस दैट कीप अपडेटिंग. एंड जो हम मॉड्यूल्स आपको देते हैं उनको प्लीज अच्छे से पढ़िए. वी आर ऑल्सो गिविंग यू आउट डिटेल्स मॉड्यूल्स एंड PPTs, उनको भी आप अच्छे से पढ़िए. somebody is messaging, मैम आई नीड ऑल दीज नोट्स प्लीज. दिस इज सैमसंग SM. आपका प्लीज नाम, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी योर नेम. सो नोट्स ऑलरेडी हम लोग अपने रिकॉर्डेड सेशन, ओके सुगुना, हम लोग अपने नोट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस में देते हैं. जो भी आपने ICN कोर्स में आप एनरोल्ड हैं तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी मॉड्यूल वाइज. दैट मीन्स वन मॉड्यूल विल बी ऑन योर सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, HAIs एंड ऑल दीज थिंग्स. तो वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं. उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा. बिसाइड्स दिस, ये वाला मॉड्यूल भी हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसमें भी बार बार देख सकते हैं. एंड एनीथिंग एल्स आप प्लीज अपने काउंसलर को रिक्वेस्ट भेजिएगा. वी विल प्रोवाइड इट टू यू, नो वरीज. एनी अदर क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो. So I think we can end the session now. Thank you so much from Global A1 Institute of Paramedical Sciences, and thank you so much for joining. Please अपने doubts इसी तरह share करते रहिएगा. We will be very happy to solve them. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you very much everyone. Thank you. Thank you, ma'am.